डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट को लगा बड़ा झटका। महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिवसेना विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा, विधानसभा में शिंदे गुट ही है असली शिवसेना। विधानसभा अध्यक्ष ने 25 जून 2022 के कार्यकारिणी के प्रस्ताव को अमान्य ठहराते हुए असली पार्टी के सवाल पर उद्धव गुट की दलील खारिज की। कहा, शिंदे गुट के पास है 37 विधायकों का बहुमत। विधानसभा अध्यक्ष ने अपने फैसले में शिंदे गुट के 16 विधायकों की योग्यता बरकरार रखी। स्पीकर के फैसले के बाद एकनाथ शिंदे बने रहेंगे मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा शिंदे गुट को असली शिवसेना बताए जाने के बाद मुंबई में शिवसेना शिंदे गुट के कार्यालय में जश्न का मनाया गया। महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता दीपक केसरकर ने कहा कि ये निर्णय बिल्कुल सही निर्णय है, इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने स्पीकर के फैसले को बताया लोकतंत्र की हत्या और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान। कहा, हम ये लड़ाई आगे लड़ेंगे और हमें सुप्रीम कोर्ट पर है पूरा भरोसा। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे, हमारी लड़ाई न्यायालय में जारी रहेगी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि इस फैसले के बाद अब उद्धव को सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलने की उम्मीद है। गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का हुआ आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन। गुजरात के गांधीनगर में 12 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 10वां संस्करण। इसका विषय गेटवे टू द फ्यूचर है। शिखर सम्मेलन में उद्योग 4.0, प्रौद्योगिकी और नवाचार, सतत विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक गतिशीलता और नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता की ओर परिवर्तन जैसे तमाम विषयों पर मंथन हो रहा है। यह सम्मेलन 3 दिन तक चलेगा। दुनिया के कई देशों के नेता इस सम्मेलन में शामिल हुए। वहीं देश और विदेश के कई दिग्गज उद्योगपति और निवेशक भी सम्मेलन में का हिस्सा बने। सम्मेलन में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले 25 साल भारत का अमृतकाल, भारत का परिश्रम दुनिया को बना रहा है अधिक सुरक्षित और समृद्ध। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भी वैश्विक भविष्य के लिए एक रोड मैप दिया है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में भी हम इस विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यूएई और भारत के बीच बढ़ते सहयोग को लेकर कहा कि दोनों देशों ने फूड पार्क के विकास, नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग और स्वास्थ्य देखभाल में निवेश के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया की हर प्रमुख रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल हो जाएगा। पीएम ने कहा कि एक ऐसे समय में जब विश्व अनेक अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है, तब भारत दुनिया में विश्वास की एक नई किरण बनकर उभरा है। शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, चेक गणराज्य के पीएम पेट्रो फियाला, मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप जेसिंटो न्यूसी और तिमोर लेस्टे के राष्ट्रपति जोस रोमोस होर्टा ने सामूहिक तस्वीर खिंचवाई। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, एन चंद्रशेखरन, लक्ष्मी मित्तल और तोशिहिरो सुजुकी समेत तमाम बड़े उद्योगपतियों ने गुजरात में बड़े निवेश की घोषणा की। रिलायंस हजीरा में भारत की पहली और विश्व स्तरीय कार्बन फाइबर सुविधा स्थापित करेगी। वहीं गौतम अडानी ने गुजरात में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की घोषणा की। इस तरह के आयोजन से जहां गुजरात को एक बड़ा राजस्व प्राप्त होगा, साथ ही प्रदेश के लाखों लोगों को भी बड़ी संख्या में रोजगार मुहैया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट से इतर गांधीनगर में चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्रो फियाला के साथ द्विपक्षीय बैठक की और इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय समेत कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 पर विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने की प्रेस वार्ता। कहा, अमृतकाल का है ये पहला वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद रिवर फ्रंट पर एशिया के सबसे बड़े फ्लावर शो का दौरा किया और इस फ्लावर शो में लाखों फूलों पर अलग अलग तरह की कलाकृतियां बनाई गई हैं। इसमें 7 लाख पौधों से 400 मीटर लंबी दीवार बनाई गई है।
विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने वाले प्रतिभागियों की बढ़ती हुई संख्या रोज नए रिकॉर्ड कायम करती जा रही है और इस समय 12 करोड़ से अधिक नागरिक इस यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूर्वोत्तर राज्यों के 3 दिवसीय दौरे पर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जेपी नड्डा का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। जेपी नड्डा ने गुवाहाटी में रोड शो किया। असम के कामरूप में राज्य कार्यकारिणी की बैठक में जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, अनुसूचित जाति के साथ इतना अन्याय करने के बाद कांग्रेस आज निकाल रही है न्याय यात्रा। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। पार्टी की विभिन्न इकाइयों के नेताओं ने बैठक में भाग लिया। कांग्रेस ने श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाने का फैसला किया है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम में नहीं होंगे शामिल। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी निमंत्रण को अस्वीकार किया है। कांग्रेस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि पार्टी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता सम्मानपूर्वक अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस द्वारा अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण अस्वीकार करने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, कांग्रेस पार्टी का भगवान राम विरोधी चेहरा देश के सामने उजागर हुआ। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार किया है। देश की जनता भी आने वाले समय में इनका बहिष्कार करने वाली है। अयोध्या में रामलला विराजमान का प्राण प्रतिष्ठा समारोह इस महीने की 22 तारीख को होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस अवसर को राष्ट्रीय आयोजन के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 22 जनवरी को प्रदेश में ड्राई डे रहेगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा है कि 22 जनवरी को होने वाले रामोत्सव को लेकर पूरे देश में उत्साह है। सभी नागरिकों के जीवन में राममय माहौल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में कोई भूमिका अदा नहीं की, वे श्री राम लला के भव्य मंदिर के निर्माण का महत्व नहीं समझ सकते। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राम मंदिर वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इससे सिर्फ ममता बनर्जी नहीं बल्कि पूरा घमंडिया गठबंधन घबराया हुआ है। अयोध्या में 22 जनवरी के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अयोध्या जोन के आईजी प्रवीण कुमार ने बताया है कि ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी रखी जा रही है। भोपाल में निकाली गई श्री राम रजाई रथ यात्रा। भोपाल के कुछ राम भक्त बीते 7 साल से रामलला को ठंड के दिनों में भोपाल से अयोध्या जाकर रजाई उड़ाते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सचिव अपूर्व चंद्र ने अयोध्या जाकर रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के प्रसारण के लिए प्रसार भारती द्वारा किए गए व्यापक इंतजामों की समीक्षा की। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की कवरेज के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी ने विशेष तैयारियां की हैं। दूरदर्शन कार्यक्रम से जुड़ी सारी गतिविधियों को पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। देश और दुनिया के तमाम मीडिया हाउसेस के साथ दूरदर्शन की फीड साझा की जाएगी। प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा, G20 की तरह 4K में किया जाएगा दूरदर्शन पर प्रसारण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर में रोड शो किया और इस दौरान लोगों की भारी भीड़ नजर आई। मुख्यमंत्री ने रुद्रपुर के मुख्य बाजार से गांधी पार्क तक रोड शो में हिस्सा लिया। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई। जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर शाह ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की। उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 24 जनवरी के लिए टली। उमर खालिद की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से सुनवाई टालने का आग्रह किया था। एनआईए ने 2010 में थोडुपुझा के न्यूमैन कॉलेज के एक प्रोफेसर की हथेली काटने की नृशंस घटना के सिलसिले में पहले आरोपी साबित को गिरफ्तार किया। साबित प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का सदस्य है, जिसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी था। एनआईए ने उसका सुराग देने के लिए इनाम की घोषणा की थी।
पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी। मौसम विभाग ने कहा, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन तक कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। हाड़ कपा देने वाली सर्दी और कोहरे के चलते छोटे बच्चों और बुजुर्गों को भी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। दिल्ली में शीतलहर से बचने के लिए लोग रैन बसेरों का सहारा ले रहे हैं। उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण हवाई यातायात और ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच शेयर बाजार में दिन भर उतार चढ़ाव रहा। शेयर बाजार के कामकाज की समाप्ति तेजी पर हुई है। आज सेंसेक्स में 271 अंकों की बढ़त के साथ 71,657.71 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 73.85 अंक बढ़कर 21,618 के लेवल पर बंद हुआ। आज ट्रेडिंग में निफ्टी पर बैंक, फाइनेंशियल, ऑटो, आईटी, मेटल, फार्मा, एफएमसीजी और रियलिटी इंडेक्स में तेजी देखी गई। आज के टॉप गेनर्स में एचसीएल टेक, टाइटन, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक शामिल हैं, जबकि टॉप लूजर्स में एनटीपीसी, पावर ग्रिड, टाटा स्टील, एलटी, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, रिजर्व भी इसमें शामिल है। आज के कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे बढ़कर 83.04 पर बंद हुआ। आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में बिकवाली रही। स्ट्रेट टाइम्स में 0.90% और हैंगसेन में 0.48% की गिरावट है और ताइवान वेटेड 0.40% कमजोर हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम आज यथावत रहे। वहीं दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर और डीजल 89 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर पर रहा। आज सोने का भाव 116 रुपये उछलकर 62,295 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर फरवरी आपूर्ति वाले सोने के अनुबंध की कीमत 116 रुपये यानी 0.19% की तेजी के साथ 62,295 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। घरेलू बाजार में प्रचुर कोयला आपूर्ति के परिणाम स्वरूप कोयला मूल्य सूचकांक में गिरावट आई है। नवंबर 2023 में राष्ट्रीय कोयला मूल्य सूचकांक में 17.54% की गिरावट दर्ज की गई। भारत ब्रांड के तहत खुदरा बाजार में बेची जा रही चना दाल घरेलू उपभोक्ताओं के बीच सबसे ज्यादा बिकने वाली ब्रांड बनकर उभरी है। इसने बाजार में उतारे जाने के 4 महीनों में ही 1/4 बाजार हिस्सेदारी हासिल कर ली है। फिनटेक कंपनी 197 कम्युनिकेशन ने वैश्विक वित्तीय परिस्थितिकी तंत्र तैयार करने के लिए गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में 100 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में नागरिक जीवन के नुकसान की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि चिंताजनक मानवीय संकट स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने आज वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास से मुलाकात की और इस दौरान एंटनी ब्लिंकन ने फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर वॉशिंगटन की लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता को दोहराया। अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं ने दक्षिणी लाल सागर में यमन के हूती विद्रोहियों के सबसे बड़े हमले को नाकाम कर दिया। अमेरिका सेना के सेंट्रल कमांड ने बताया है कि अमेरिका और ब्रिटेन के युद्धपोतों ने मिलकर हूतियों द्वारा दागे गए 21 ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में टीवी स्टूडियो में हिंसक घटनाओं के कारण सड़कों पर भी अशांति और अफरा तफरी देखने को मिल रही है। व्यापारिक प्रतिष्ठान और दुकानें अभी भी बंद हैं। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए टीवी स्टूडियो पर हमला करने वाले 13 नकाबपोश बंदूकधारियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास मौजूद बंदूकें और विस्फोटक भी जब्त कर लिए हैं। देश में फैली हिंसा और के बीच अपहरणकर्ताओं ने इक्वाडोर के 3 पुलिस अधिकारियों को छोड़ दिया है। सेना ने कहा है कि सशस्त्र बल देश की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इक्वाडोर में फैली हिंसा के बाद पड़ोसी देश पेरू ने उत्तरी सीमा पर आपातकाल की घोषणा कर दी है। पेरू के रक्षा और आंतरिक मंत्री भी अभियानों के समन्वय के लिए सीमावर्ती इलाकों का दौरा करेंगे। इक्वाडोर में चीनी दूतावास और महावाणिज्य दूतावास को 10 जनवरी से अगली सूचना तक अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि चीन इक्वाडोर की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अमेरिका का पूर्वी हिस्सा इन दिनों भीषण ठंड और बर्फीले तूफान से जूझ रहा है और इस तूफान ने आम जनजीवन को बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। 12 राज्यों के 8 लाख से ज्यादा घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में बिजली की आपूर्ति ठप हो चुकी है। ताइवान में 13 जनवरी को होने वाले आम चुनाव के लिए सभी पार्टियां प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही हैं और वहीं ताइवान चुनाव में अधिकांश मतदाताओं की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक चीन है।
लेकिन महंगे होते रहन सहन और महंगाई समेत दूसरे अहम मुद्दे भी हैं। ताइवान के राजदूत ने मंगलवार को वॉशिंगटन में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष माइक जॉनसन से मुलाकात की। अब चीन ने इस पर नाराजगी जताई है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा है कि अमेरिकी सांसदों को ताइवान चुनाव में किसी भी रूप में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इससे पहले ताइवान के राजदूत ने मुलाकात के बाद अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने कहा था कि अमेरिका ताइवान के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जर्मनी में आज से 3 दिवसीय ट्रेन हड़ताल शुरू हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के विरोध प्रदर्शन से जूझ रहे जर्मनी के राजमार्ग पहले ही अवरुद्ध थे। अब रेल हड़ताल ने यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के यातायात को बुरी तरह से प्रभावित किया है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने हथियार कारखानों का दौरा किया। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने रूस के साथ उत्तर कोरिया के हथियार हस्तांतरण की कड़ी निंदा की है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच गुरुवार को मोहाली में खेला जाएगा और इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली की लंबे समय बाद T20 फॉर्मेट में वापसी हो रही है। T20 में भारतीय टीम अफगान टीम के खिलाफ अजय रही है। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 5 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से भारत को 4 मुकाबलों में जीत मिली है। T20 सीरीज से पहले अफगानिस्तान की टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार स्पिनर राशिद खान बैक सर्जरी के चलते टीम से बाहर हो गए। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने कहा है कि अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि टीम इस सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। टेस्ट और वनडे क्रिकेट से संन्यास ले चुके डेविड वार्नर ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए उपलब्ध रहेंगे। गौरतलब है कि वार्नर IPL 20 में खेलने की योजना बना रहा है। और बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द लौटते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और आइए अब खबरों का रुख करते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ अगले महीने से होने वाली 1 दिवसीय सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी स्टीवन स्मिथ करेंगे और इस सीरीज के लिए नियमित कप्तान पैट कमिंस को आराम दिया गया है। रणजी ट्रॉफी के लिए श्रेयस अय्यर के नाम को मुंबई की टीम में जगह मिली है। वो आंध्र प्रदेश के खिलाफ 12 जनवरी से शुरू होने वाले मुकाबले में उतरेंगे। 2018 से 19 सत्र के बाद पहली बार मुंबई के लिए खेलेंगे श्रेयस अय्यर। आंद्रे एडम्स न्यूजीलैंड क्रिकेट की टीम के बॉलिंग कोच नियुक्त हो गए हैं। पूर्व ऑलराउंडर एडम्स का पहला इम्तिहान पाकिस्तान के खिलाफ 5 मैच की T20 सीरीज होगी। श्रीलंका ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। 36 साल के अनुभवी ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज की वापसी हुई है। मैथ्यूज ने श्रीलंका के लिए पिछला T20 मैच 2021 में खेला था। आयरलैंड और अफगानिस्तान की टीम के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला अगले महीने फरवरी में खेला जाएगा। ये दूसरी बार होगा जब दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ टेस्ट में उतरेंगे। एशिया ओलंपिक क्वालिफायर में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला बरकरार है। नैन्सी ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। वहीं एलावेनिल वरारिवान ने रजत पदक अपने नाम किया। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष युगल के दूसरे दौर में जगह बना ली है। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने इंडोनेशिया की जोड़ी को 21-18, 21-19 से पराजित किया। एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता HS प्रणय को मलेशिया ओपन के पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा है। प्रणय को डेनमार्क के एंडरसन एंटोनसन से 43 मिनट में 14-21 से 11-21 से हार मिली। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष वर्ग में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को शीर्ष वरीयता दी गई है। पिछले साल जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया था। ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला वर्ग में पोलैंड की ईगा श्वांतेक को शीर्ष वरीयता दी गई है। वहीं सबालेंका को दूसरी और राइबाकिना को तीसरी वरीयता मिली है। जाने माने गायक कंपोजर काल भैरवा ने वेब सीरीज द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 3 में हनुमान चालीसा गाया है। द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 3 की स्ट्रीमिंग डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 12 जनवरी 2024 से शुरू होगी। सांसद अभिनेता गायक मनोज तिवारी का गाना राम के थे राम के हैं राम के रहेंगे रिलीज हो गया है।
शाहरुख खान विशाल भारद्वाज की थ्रिलर फिल्म में काम करते नजर आ सकते हैं। फिल्म में शाहरुख खान को नया कुछ करने का मौका दिख रहा है। शाहिद कपूर और कृति सेनन की आने वाली फिल्म का नाम तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया है और 9 फरवरी को ये रिलीज होगी। फिल्म के निर्माताओं ने एक नया पोस्टर जारी कर जानकारी दी। इमरान हाशमी निर्माता फरहान अख्तर की आगामी फिल्म डॉन 3 का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इस फिल्म में अभिनेता खलनायक की भूमिका निभाएंगे। मलयालम फिल्म निर्माता विनु का निधन हो गया है। विनु 73 वर्ष के थे। निर्देशक सुरेश के साथ मिलकर विनु ने इंडस्ट्री को कई फिल्में दी। धनुष की आने वाली फिल्म कैप्टन मिलर की तैयारियां जोरों पर हैं। हाल ही में फिल्म के प्रमोशन के दौरान डायरेक्टर अरुण माथेश्वरन ने बताया है कि उन्होंने फिल्म के स्क्रीन टाइम से कुछ सीन कम करने का फैसला किया है। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन आज अपना 50वां जन्मदिन मना रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके लिए शुभकामनाओं की बाढ़ आ गई है। फिल्मी दुनिया के कई लोगों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। पंकज त्रिपाठी ने कहा है कि मैं हमेशा से भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करता आया हूं। मैं अपने बच्चों से भी हमेशा भारत भ्रमण के लिए प्रोत्साहित करता हूं। मशहूर हॉलीवुड एक्टर एरन कैंटो का निधन हो गया है। वो सिर्फ 42 साल के थे। एक्टर लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन अब वो इस बीमारी से जिंदगी की जंग हार गए हैं। अब उनके निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री शोक में है। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।